अस्सलाम वालेकुम। दो तीन मामला ऐसे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को आगे कैसे बढ़ना है उसका भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार इसी चीज़ के ऊपर है। सबसे सरफ़हरिस्त मामला है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल का, लॉ एंड ऑर्डर का। आज एक मीटिंग हुई, बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग है जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चेयर किया। इस मीटिंग में आर्मी चीफ भी थे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी थे, DG ISI भी थे, इसके अलावा DG MI भी थे, सेक्रेटरी इंटीरियर भी थे, लॉ सेक्रेटरी भी थे और इंटीरियर मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान के, चौधरी निसार। एक दो चीज़ें हैं जो ख़बर की हद तक बड़े वसूख के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टॉप हायरार्की है, जिसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी शामिल है और पाकिस्तान की मिलिट्री जो लीडरशिप है वो भी शामिल है, दो तीन मामला के ऊपर कंप्लीट एग्रीमेंट बताया जा रहा है। इसमें डिसएग्रीमेंट का लफ्ज़ बिल्कुल करीब करीब नहीं है, कंप्लीट एग्रीमेंट के बाद तीत से अगर रास्ते निकलते हैं, थोड़े दिन और ट्राई कर लें तो ठीक है, मामला आगे चलाते हैं। अगर नहीं निकलते तो ये मेरे ख्याल में जो पीक विंटर सीज़न है, जिसके अगले 4 से 6 हफ्ते हैं, इसके गुजरते ही एक मेजर क्रैकडाउन जो है वो तमाम ग्रुप्स जो पाकिस्तान के सिविलियंस को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हुकूमत करने का फ़ैसला कर सकती है। ये बड़ी क्लियर ख़बर है। और जो आज मीटिंग थी उसमें उस इनेबलिंग लॉज की बात की गई है जो इस तमाम काम के लिए दरकार होंगे। आइन के दो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन पाकिस्तान के अंदर दो उसके आर्टिकल्स हैं। एक 10A जो फेयर ट्रायल है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जिक्र करता है। इसके अलावा आर्टिकल 245 है जिसके तहत फ़ौज को सिविलियन हुकूमत की मदद के लिए कहीं भी तलब किया जा सकता है, वो शुमाली वज़ीरिस्तान है, बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं या इवन कराची की सूरत हाल है। तो आज वाली मीटिंग में कराची भी डिस्कस हुआ है, पाटा और फाटा भी डिस्कस हुआ है और बलूचिस्तान भी डिस्कस हुआ है। उसके लिए लॉज भी बनाए जाएंगे, फ़ौज कैसे इस्तेमाल करनी है, जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं उनका क्या इस्तेमाल होगा, जो लोग पकड़े जाते हैं और अदालतों से छूट जाते हैं उनके साथ क्या करना है, और एडिशनल जजेस लगाने हैं जो इन मुजरमों को जो पकड़े जाएंगे उनको सज़ा देंगे। और मिसिंग पर्सन जो पाकिस्तान में इसलिए बन गए कि कानून से सज़ा नहीं थी मिलती, फ़ौज ने इंटरमिनल वो जो डिटेंशन सेंटर्स बना दिए पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर ही उनको गायब किया हुआ है। कि ये पीपल्स पार्टी दौर में एक लॉ भी पास हुआ हुआ है इस हवाले से, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। तो इन तमाम चीज़ों को एक कानून के दायरे में भी लाने की बात की गई है। ये 3 से 4 हफ्ते में काम होगा। ये सबसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट है जो होने जा रही है, जो आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस करनी है। दूसरा उससे भी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है इस वक्त, वो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का ट्रायल। पाकिस्तान में जितनी सियासी क़ुव्वतें हैं वो एक बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि फ़ौज की मुदाखलत जो है सियासी मामलात के अंदर और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फाइल लगाने के हवाले से, उसका सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ख्वाह वो अटक जेल में बंद करना हो नवाज़ शरीफ को 99 में, या भुट्टो को हैंग करना हो, इन दोनों चीज़ों का ख़ात्मा करना है। 4 मार्शल ने पाकिस्तान को दिया क्या? एक में पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, पहले 2 मार्शल के बाद। दूसरे के बाद पाकिस्तान में रेडिकल आर्म्ड आउटफिट बने, ये जैश लश्कर सिपाह बने, और अब तीसरे के बाद पूरे मुल्क में खाना जंगी है, चौथे पाँचवें के बाद। परसों मुशर्रफ साहब को उस अदालत में पेश होना है जो उनके खिलाफ ट्रीजन चार्जेस फ्रेम करने जा रही है। उनकी अभी तक की दरखास्तें तमाम मुस्तरद हो चुकी हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें वो कहते हैं कि वो देखेंगे कि आर्मी चीफ़ डायरेक्टली फ़ौज को पुकार रहे हैं, कि वो देखेंगे कि आर्मी चीफ़ किस हद तक जा सकते हैं। और दावा उनका यह है कि फ़ौज के अंदर रद्द-ए-अमल पाया जाता है और वो उनको बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि उनके खिलाफ ट्रीजन चार्जेस फ्रेम होंगे। और इन तमाम सवालों को, ये जो 2 बड़े टॉपिक हैं, इनको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही रेलिवेंट पर्सनालिटी हैं जो इन सवालात का जवाब दे सकते हैं। शेख रशीद अहमद, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब, खुश आमदीद कहता हूँ आपको। पहले जनरल मुशर्रफ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस वक्त थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हो रही थी उनके एक बड़े ही करीबी लॉयर से, और वो इस वक्त मीटिंग एक चेयर कर रहे हैं जनरल साहब खुद, जहाँ उनके तमाम वकील वील बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि परसों क्या किया जाए, अदालत के सामने पेश हों या ना पेश हों। एक बम पहले मिला था जिस दिन उन्हें अदालत में पेश होना था, आज दोबारा अदालत में पेश होना था, एक और बम मिल गया उस रास्ते से, थ्रेट भी फील कर रहे हैं। और जनरल साहब ने जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपको UAE या किसी और मुल्क में चला जाना चाहिए, तो मैंने कहा बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, जब ऑफर आएगी तो देखूंगा। एज ए फ्री सिटीज़न मैं जाना चाहता हूँ, जब मेरी दिल करे मैं UAE जाऊँ, सऊदी अरब जाऊँ, अमरीका जाऊँ, लेक्चर दूँ और वापस आ जाऊँ। आपकी कहानी क्या कहती है? जनरल मुशर्रफ का ट्रायल आर्टिकल 6 के तहत सज़ा होगी या नहीं होगी? आपने सारी बातें अहम तो कर ली हैं, जवाब भी बता दिए। बेहतर था उनके किसी लायर को आप करते, काफी उन्होंने अच्छे। देखिए, आपसे बेहतर एक्सपर्ट कौन होगा बताइए। मैं समझता हूँ अगर सजा भी हुई तो उन्होंने बाहर जाना है। सजा हुई तो फिर भी बाहर जाना है, बाहर ही जाना है आफ्टर पार्डन या आफ्टर। नेचुरली देखें ना, इनमें इतना दमखम नहीं, इनका मसला है फुलूस।
इस गवर्नमेंट की नाकामी और तबाही चाहिए डॉलर्स के हाथों होने जा रही है। अच्छा, इसका जो और अगर जितनी बड़ी आपने ये सारी खबरें दी हैं बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की, बड़े जो वेल वो इन्फॉर्म, कामयाब भी तभी होती हैं कि अगर ये जाते हैं शमाली वजीरिस्तान में और इनको डॉलर मिलना शुरू होते हैं। मैं अभी आपको उसकी तरफ लेके आऊँगा, पहले मुशर्रफ वाली कहानी डिस्कस कर लें। जो बड़े ही वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं उनका ख्याल ये है कि आर्टिकल 6 के तहत सज़ा होना एक डन डील है, मतलब वो हो जानी है। मुशर्रफ साहब ने वो जुर्म किया हुआ है, आइन तोड़ा हुआ है, कहते हैं थोड़ा सा फर्क है, देखिए कहते हैं उसके बाद प्रेसिडेंशियल पार्डन होगा और इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा। मेरी गुजारिश सुन लें, मुशर्रफ ने गुनाह, जुर्म, गैर आइनी गद्दारी जो मर्जी की वो किया है 12 अक्टूबर को, 11 2 दफ़ा किया ना। दूसरा हल्की फुल्की मौसीकी थी। आइन क्राइम तोड़ना, आइन तोड़ना। देखें, आप मेरी बात सुने ना, आप द मदर ऑफ द क्राइम वाज 12 अक्टूबर, जिसको लीगलाइज किया चौधरी इफ्तिखार ने, जिसके पीछे सारी फौज खड़ी थी, जिसके पीछे सारे कोर कमांडर खड़े थे। और ये दूसरा जो चैप्टर हुआ, जो सेकंड चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ हुआ बुरा, वो भी गैर आईनी बात हुई। लेकिन जिस बंदे की बुनियाद वजूद पड़ता है, कामयाब होता है और वो फैसले की कुव्वत में आता है, आप वहां से क्यों नहीं शुरू करते? दोनों करें, दोनों ट्रायल करें। देखें ना, असल नवाज शरीफ को हथकड़ी तो 12 अक्टूबर को लगाई गई, वहां शुरू करते। मैंने, नवाज शरीफ साहब मौजूद थे 3 नवंबर को 60 जज भी तो बंद किए। मेरी गुजारिश सुन लें, वो तो अच्छा, नवाज शरीफ साहब मौजूद थे असेंबली में। मैंने उनसे गुजारिश की, जनाब जुर्म तो 12 अक्टूबर से हुआ है। उन्होंने क्या कहा? जज यानी कुछ नहीं, वो सुन रहे थे, जाहिर है सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अल्टीमेटली देखें, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब बाहर गए उस वक्त भी इंतहाई प्रेशर था और फौज डिवाइड थी। किस बात पे डिवाइड थी? कि बाहर भेजा जाए नवाज शरीफ साहब को या ना भेजा जाए। और जितना अहम रोल किंग अब्दुल्ला ने अदा किया कि वो किसी जगह पे फंक्शन था, वो खाने के बाहर ही नहीं आ रहे थे, वो कहते थे कि नहीं जनाब मेहरबानी करें हमारे साथ। ये आज सिर्फ एक किंग अब्दुल्ला का मसला नहीं है, यूएई का मसला है, चाइनीज का मसला है, खुद अमेरिकन का मसला है। सो उसमें अगर सजा भी होती है तो अल्टीमेटली मैं नहीं समझता लोगों की तवज्जो उस तरफ कर रहे। बम आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, बम आज भी बरामद हो गया। डरे उस वक्त से खुदा ना खास्ता कहीं कोई बम फट जाए। हालात आपका कहना यह है कि सऊदी अरब, यूएई, चाइना और अमेरिका वो चाहते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। मेरी इतलात के मुताबिक, आपकी इतलात के मुताबिक, आपकी इतलात सही होगी। मेरी इतलात के मुताबिक बाखबर हल्कों से मिलते हैं आप, आपकी खबरें मैं नहीं मिला किसी से। आप फिर मुझे हमेशा यहाँ आके जज्बाती करने की कोशिश। आप यकीन करें, बहुत अरसे से इन बाखबर हल्कों से ज़्यादा अल्लाह ने मुझे अकल और शऊर दिया हुआ है। इनके ऊपर वाले चैम्बर खाली हैं जिनको आप बाखबर समझते हैं। और बाखबर हल्कों से हटकर जिस मुल्क में अगर ये IMF की किस्त ना आती तो आपको पता लगता कि इस मुल्क में क्या होने जा रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ की कहानी जो है वो इतनी सादा नहीं है। आपको ये मालूम है शेख रशीद साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये भी उन 2 जजेस में शामिल है, ये भी, और इनसे बाद में जिन चीफ जस्टिस साहब ने बनना है 6 माह बाद, वो भी, जिन्होंने जजेस बहाली से पहले हल्फ उठा लिया था। किस चीज़ का हल्फ उठा? जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने, जब जनरल साहब ने 60 जजेस बंद कर दिए, देखें जब जो तो जस्टिस डोगर की कोर्ट के तहत जिन 2 जजों ने जज बहाल होने से पहले हल्फ उठा लिया था, उसमें जस्टिस तसद्दुक जिलानी भी शामिल है। और जो 4 जजेस को इतनी बड़ी तादाद में निकाला गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव नाअहली थी। बहुत सारे लोग ऑन बोर्ड थे। आज मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। कौन कौन? मैं इतना भोला तो नहीं हूँ, मेरा मतलब है थोड़े से जितने हैं, मेरा मतलब है, आप क्या समझ देंगे मैं इतना बोला हूं? मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बहुत सारे जजेस जो चौधरी इफ्तिखार साहब के थे, वो गलतफहमी में मारे गए। मैंने कहा, शेख रशीद ने कहा कि यार ये नवीद मलक नहीं ठीक है जनाब अली। शेख रशीद ने कहा ये अल्लाह देता ठीक नहीं है, ये मौला देता ठीक नहीं है। बहुत सारे जजेस ने ये कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, और ये इतने बड़े लोग नहीं निकल रहे थे जितने बड़े साजिश के तहत निकाल दिए गए। और सारे काम मुशर्रफ भी नहीं देख रहा था, देखे नीचे जो लोग देख रहे थे उनकी नाअहली का भी। चौधरी शुजात तो कहते हैं पूछा गया था सबसे। चौधरी शुजात ने पब्लिकली कहा, को घर में बैठ के तो नहीं कहा, टीवी में कहा, बार बार ब्रेकिंग न्यूज में कहा। देखे ना, वो चौधरी शुजात एक प्राइम मिनिस्टर रहे थे, परवेज लाई प्रोविंस को डील कर रहे थे,
एस.एम. जफर अपनी किताब में लिख चुके हैं और मुझे एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि 3-4 रोज़ पहले 29 अक्टूबर उन्होंने मेरे ख्याल में तारीख बताई थी कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये सारा फार्मूला डिस्कस किया गया था। मुझे पूरा ऑन एयर मेरे इंटरव्यू में उन्होंने पूरी बात तफसील से पूरी कहानी सुनाई। हम अब केस की तरफ आए ना, पुराने मुर्दे ना खेने। केस ये है, whatsoever it may be, he'll have to leave. कन्विक्शन और नो कन्विक्शन वो पाकिस्तान से जाएंगे, पाकिस्तान से जाने का। फौज के अंदर की क्या सूरत है, क्योंकि आज वो सारा दिन फौज 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 कुछ 4 दफा उन्होंने जिक्र किया। देखें, जिस तरह आप सहाफत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एंकर्स को जानते हैं, एक दूसरे के प्रोग्रामों में बैठते हैं, 5 आदमी जिंदगी में कभी रिटायर नहीं होते, 6 आदमी, म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन, फिजिशियन, जर्नलिस्ट और जर्नैल। ये 6 आदमी जिंदगी में, मेरे उस्ताद कहा करते थे, जब भी कोई ढोल बजता है इनके अंदर कोई ना कोई जोश और जज्बा और तलातम और मौजें जो है ना वो सर उठाना शुरू कर देती हैं। और जब भी किसी सहाफी को ख्याल आता है, उसका कलम उंगलियों में होता है, तो वो फिर कहता है कि नहीं यार, 6 आदमी कभी रिटायर नहीं होते जब तक ये कब्र में नहीं उतर जाते। सो ये कहना कि फौज के साथ इन टच नहीं है, जो वर्ल्ड वार सेकंड में फौजी लड़ता है ना, वो भी कहता है आप तूत के महाज पे थे। उनका नहीं, मैं नहीं था, मेरा वालिद था तूत के महाज पे। देखिए, ये फैमिली ओरिएंटेड, ये कोई अब वो नहीं रह गई कि रॉयल फैमिली की फौज है, या ये फौज है कि बड़े बड़े, अब किसी टीचर का बेटा है, किसी सहाफी का बेटा है। देखे ना, सहाफियों के बेटे भी फौज में है, बड़े बड़े नामवर सहाफियों के बेटे फौज में है। इसमें सऊद साहिर का बेटा फौज में है। इसका मतलब ये कहना कि जो सारी उम्र फौज को क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन उनकी औलाद भी फौज में है। थोड़ा सा इसको और तरीके से भी देखते हैं। जनरल अशफाक कियानी का रोल इस तमाम अरसे में बड़ा ही अहम था। वो NRO की डील होती थी तो बीबी से मिलने जाते थे। वो लेट मी क्लैरिफाई, इफ्तिखार चौधरी साहब, लेट मी क्लैरिफाई, चौधरी इफ्तिखार के बारे में उसकी राय पहले दिन से अच्छी नहीं थी। लेट मी क्लैरिफाई यू, वो नहीं जाना चाहते थे। मैं विटनेस हूं, जब बेनजीर ने यह कहा, शहीद ने यह कहा कि मुझे इशफाक कियानी चाहिए, वो विलिंग नहीं थे, राइट? उनको खुद मेरे सामने मुशर्रफ ने कहा कि आप जाएं, क्यों नहीं जाते? बेनजीर के मुतालिक उनकी राय ठीक नहीं थी। नो, मैं चौधरी इफ्तिखार की पहले आप बात कर रहे थे, वो आपने बेनजीर से जोड़ दिया। नहीं, मैंने कहा चौधरी इफ्तिखार के बारे में उनकी राय पहले दिन से रिजर्व थी। ठीक है, उनकी पहले दिन से रिजर्वेशन थी चौधरी इफ्तिखार साहब के बारे में। तो उन्होंने एफिडेविट क्यों नहीं दिया? फिर एफिडेविट क्यों नहीं दिया? एक साहब ने उनको कहा मत दें, बेहतर है, और उन्होंने ना दे के ठीक किया। किन साहब ने? जिसने भी किया यार, क्योंकि DGISI ने भी दे दिया, सब ने दे दिया। DGISI ने नहीं दिया, DGMI ने दिया और अपनी ख्वाहिश पे दिया। जनरल इशफाक कियानी वाज द ओनली पर्सन जिसने नहीं दिया। जनरल इशफाक कियानी ने नहीं दिया, बिल्कुल ठीक किया। He was on such a important and sensitive post. He shouldn't involve himself in like these games. जिस जनरल DGMO ने दिया, वो इतना अंदर था सारे केसों में कि उसका देना बनता था। जनरल कियानी जो है वो महफूज विकेट का प्लेयर है। वो दलदल वाले पांवों पे, दलदल वाली जमीन पे पांव नहीं रखता था। मेमो में उन्होंने एफिडेविट क्यों दिया? मेमो में उन्होंने एफिडेविट अटेस्ट किया। लेट मी क्लैरिफाई यू, उन्होंने अपने DGISI की स्टेटमेंट के ऊपर एफिडेविट दिया। DGISI ने जो मेमो गेट 2 एफिडेविट सबमिट हुए थे। सर मेरी गुजारिश सुने, उन्होंने उसको नोटिफाई, उन्होंने वेरीफाइड किया, यस। देखिए ना, वो तो उसके स्टाफ का मसला है। अगर आपका एक अमला कैमरामैन कहता है जनाब इतने बज के इतने मिनट पर रिकॉर्ड हुआ है, यू हैव टू एंडोर्स। उसमें कियानी का कोई रोल नहीं था कि जनाब मेरे सामने ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। उन्होंने जनरल पाशा का, और उस महफिल में मौजूद थे जब प्रेसिडेंट, जनरल पाशा, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, जनरल कियानी और एक और साहब और गिलानी साहब, क्योंकि जिस शख्स का ज़मीर नहीं होता और जो वतन को बेचता है, वो अपनी हर चीज को बेचता है, जो इज्जतों को बेचता है। जो पाकिस्तान को बेचेगा वो गद्दार है। लेकिन जो लोग एफिडेविट्स लेकर गए थे वो सारे बैकआउट क्यों कर गए? कोई बैकआउट नहीं किया किसी ने। किसने बाद में मेमो गेट में किसने परसू किया उसको? नवाज शरीफ ने नहीं किया। काली टाई लगा ब्रेक ले लें जी, से मुझे आमद हुई है तो आप ब्रेक ले लें। हाँ बताइए। नवाज शरीफ गया था कल, फर्स्ट टाइम मैंने पता लगा ये लॉ ग्रेजुएट है, वरना तो मैं समझता था स्पोर्ट्स में दाखिले लिए हुए थे। फर्स्ट टाइम आई कम टू नो नवाज शरीफ साहब काली टाई काला कोट लगा के वो सबसे पहले पीछे हुए। फौज पीछे नहीं हुई। अभी तक फौज का स्टेटमेंट वहां मौजूद है कि ये फौज और मुल्क के खिलाफ गद्दारी में मुलव्वस था। एक ब्रेक ले लें, यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब को जो है ना वो जल्दी में कॉल आई है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक ले लें।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शेख रशीद अहमद हमारे साथ हैं और दो बड़े अहम मामलात, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल और नॉर्थ वज़ीरिस्तान, क्या वहाँ कार्रवाई होगी, पाकिस्तान में अमन व अमान कैसा होगा, 2014 का आगाज़ कैसा होगा, 2014 में क्या पाकिस्तान के अंदर खून रेजी रुक पाएगी। हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मामला डिस्कस किए और आपकी जो स्टेटमेंट है मैं दोहरा दूँ, आप कहते हैं कन्विक्शन और नो कन्विक्शन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान से बाहर जाएंगे और सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका और चाइना का इंटरेस्ट भी यही है। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। शुमाली वज़ीरिस्तान पे आ जाते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान पे क्या होने जा रहा है? बातचीत की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। देखें, एपीसी जितने सियासी पार्टियां हैं वो तो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं। नवाज शरीफ 50-50 का प्रोग्राम है। नवाज शरीफ साहब की क्लियर, और फौज में भी दो किस्म की राह है। एक वो है जो ये कहते हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किए बगैर मसला हल नहीं होता, और एक वो है जो कहते हैं पूरा टिल कोशिश कर लो कि इनसे मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। और मुज़ाकरात अगर हुए तो कोई पहली दफ़ा नहीं होंगे, और अगर कोई मुआहदे भी हुए तो पहली मरतबा नहीं होंगे। एंड आई डोंट नो, इतनी जो नाम आपने बताए इसका मतलब है बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि तालिबान के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो भी अक्लकांद है, क्योंकि तालिबान ने बहुत पहले ये बात कही है कि हमें पता है आप तैयारी कर रहे हैं ऑपरेशन की। मुल्ला फजलुल्लाह साहब ने जो एक अथेंटिक बयान और अपना स्टेटमेंट जारी किया है उसमें कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं, हमें पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं ऑपरेशन की। और सबको पता है, ज़ाहिर है, शुमाली वज़ीरिस्तान दिसंबर जनवरी बहुत बर्फबारी के बाद वो सारे पेनिट्रेट कर जाते हैं, कोई बाजोड़ चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। और जो शुमाली वज़ीरिस्तान की सूरत हाल है उसमें तो ये महीने मुज़ाकरात कही हैं। जनवरी में वहाँ ऑपरेशन के लिए राइट टाइम नहीं, आपकी फ्लाइट्स आपके हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ के जा सकती इतनी बर्फबारी में। एक चीज़ मुझे बता दें, फजलुल्लाह वही शख्स थे जब आपने सूफ़ी मोहम्मद से तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से एक डील की थी, डील थ्रू हुई, 2 दिन बाद टूट गई और आपने स्वात में ऑपरेशन किया। फजलुल्लाह कहा जाता है कि उस डील के टूटने में, सूफ़ी मोहम्मद की बैक ट्रैकिंग में और उन वादों से मुनहरिफ होने में या उनको करवाने में ये अकेला शख्स था जिसने रुकावट बन गया। देखिए, मैं फजलुल्लाह साहब से कभी नहीं मिला, सूफी साहब से मेरी हेलो हाय थी। मैं आज भी समझता हूँ वो इज ए टोटली डिफरेंट मैन। वो बहुत ही, क्योंकि फजलुल्लाह उनके साथ इन लॉ है, मुझे पता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहे हैं और आई नो एवरीथिंग। लेकिन मैं ये कहूं कि भाई फर्स्ट टाइम एक कमांडर जो है, एक अमीर जो है, वो नॉन मसूद ट्राइब से आया है और सवाट एरिया से आया है, और बेसिक जो फोर्स है वो मसूद की ही है। क्योंकि वजीर तो बड़े मजे में है, वजीर तो किसी मसले में वो गुलबहार साहब से लेके और फकीर मोहम्मद से लेके दूसरे लोगों से दे स्टैंड फॉर देयर एग्रीमेंट्स। वो वजीर और मसूद के अंदर भी एक बहुत बड़ी एक राय है कि यार देखें, वजीर ने अपनी जिंदगी को बिल्कुल, देखें ना, माए बच्चे बेटे बेचारे नकलमंद, ड्रोन्स हैं, दूसरी चीजें, लेकिन ये एक्शन लेना भी इतना आसान नहीं होगा। जो लोग ये बात कर रहे हैं फिर ये भी उनके जहन में होगा गो के एक राह है कि भाई क्या फौज और नवाज शरीफ दोनों की थिंकिंग इस इशू के ऊपर सेम है? मेरा ख्याल है। आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है, मेरे पास कोई इतला नहीं, मेरा गैस वर्क है जो टोटली गलत भी हो सकता है। इस चीज की कामयाबी के लिए जरूरी है कि जनरल राहील शरीफ और नवाज शरीफ दोनों के ख्यालात भी और जो अमली जामा वो स्ट्रेटजी बनाए वो एक जैसी होनी चाहिए। एक का मुंह इधर और एक का इधर हुआ तो फिर मसला हो जाएगा, मेरा ख्याल है। तीसरी एक और बड़ी शर्त यह है कि अमेरिका हमारे साथ क्या करेगा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में ये कुन्नड़ में बैठ के या वहाँ पे नूरिस्तान में बैठ के हमारे आता था, बाजौड़ में हमला करता था, वापस चला जाता था। जनरल न्याजी इसी तरीके से शहीद किया गया। अब अमरीकी क्या करेंगे? बॉर्डर के दूसरी तरफ इनकी पनाहगाहें खत्म करें, अगर हम सिंसियरली इनको यहाँ खत्म करें। देखें, ये बहुत अरसे का प्लान है, ऐसी वो भी उस्तादी कर रहे हैं अमेरिकन भी, कौम को भी साथ लेकर चलना है। देखें, बहुत मार पड़ गई है केपीके में। देखें, इस वक्त जो केपीके में गवर्नमेंट है इमरान खान की, वो इस पे ऑन बोर्ड नहीं होगी। सेकेंडली, ये बहुत पुराना मास्टर प्लान था कि उस तरफ से वो आएंगे, इस तरफ से पाकिस्तान फोर्सेस होगी, और दोनों जो हैं ये ऐसी ख्वाबी बुलाओ हैं। शेख साहब 2014 एक दिन के बाद उन्होंने वहां से निकलना है और अभी तक कोई नहीं निकल रहे, कोई नहीं निकल रहे। किसी की गलत फहमी है वो दूर कर लें।
एक फास्ट टॉस इफेक्टिव हाई टेक फोर्स वहां रहेगी। 8 से 10 हजार ना, लाख बंदा तो ले जाएंगे। 12 से 15 हजार कह रहे हैं। जब फौज की एक पूरी डिव हो 12 से 15 हजार, इसका मतलब है 20 से 25 हजार होते हैं। इसमें वो सप्लाई लाइन, वो कॉन्ट्रैक्टर्स उनके ढेर सारे, खिदमतगार उनके बड़े। अल्लाह आपका भला करे। देखिए ना, 25 हजार फौज बहुत बड़ी फौज होती है। और ये पाकिस्तानी नहीं है कि शुहदा पे बस नमाज पढ़ी और कोई उनको बेचारों को, ये तो जनरल खियानी ने थोड़ा सा जवानों का ख्याल श्याल रखा, वरना अदरवाइज अमेरिकन तो देखे ना ड्रोन्स पे क्यों आए कि उनको फुट सोल्जर्स का नुकसान बर्दाश्त नहीं था। और सारी कौम कट्ठी है इस वक्त, और एपीसी का भरगत उड़ जाएगा। खुद मौलाना फजलुर रहमान कहां खड़ा होगा अगर फजलुर रहमान साहब इस मसले में गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे, फॉर एवर उनकी सियासत खत्म हो जाएगी केपीके में। मौलाना फजलुर रहमान और समीउल हक साहब क्या करेंगे? देखें, समीउल हक साहब जो हैं वो तो यकीनन दूसरी तरफ दूसरी राह रखेंगे। फजलुर रहमान का ट्रायल होगा। तहरीक इंसाफ तो बड़ी क्लियर हेडेड है कि भाई नहीं, हमें ये मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर वहां कार्रवाई होती है तो क्या तहरीक इंसाफ वैसे ही धरने और प्रोटेस्ट देगी जैसे बिलावल हाउस के बाद दिए उन्होंने? देखें, बिलावल हाउस का तो मुझे पता नहीं, मैं लोकल इश्यूज पे नहीं आता। मेरे लोकल है भाई, हम लोकल की तो बात करनी पड़ेगी। मैं देखें आजकल सिक्योरिटी के ऐसे हालात हैं, पता नहीं मुझसे आप नेशनल इशू की बात करें, सड़क पे धरना है या धरना जो है उसका केपीके में है, तहरीक इंसाफ का मैं उसके साथ हूं ड्रोन के खिलाफ। अगर आप कल कहें कि बिलावल हाउस के आगे जनाब सड़क को खुला करने के लिए कोई लगा तो ये उसका मसला, मेरा मसला नहीं, अवामी मुस्लिम लीग का ये मसला नहीं है। ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं, इमरान खान की लोकल पार्टी का मसला है और यकीनन इमरान खान का भी नहीं होगा, उनके लोगों के साथ ज्यादती। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल शेख रशीद साहब, आप तो बोल नहीं रहे, मैं बोलता हूँ, वो शेख रशीद साहब के घर के बाहर रुकावटें लगाई जाए, नवाज शरीफ के घर के बाहर लगाई जाए या बिलावल के घर के बाहर लगाई जाए, बात है वो सब हटानी जानी चाहिए। लोग मर जाए, 12 लोग नहीं करता, 12 लोग मरे कराची में कल, 12 लोग मारे टारगेट किलिंग में सिर्फ कल के दिन, वो मर जाए। मेरी अब बात सुन लें, मेरी अब बात सुन लें। हुक्मरानों को महफूज करते हैं। आपने नदीम साहब मौत नहीं देखी, आपने टीवी चैनल देखा है, कैमरा देखा है। जिन आंखों ने मौत को फड़कते देखा है, 382 गोलियां लगी हैं और किसी को नेफे से नीचे नहीं हुई। और आज हम उजड़ गए हैं, लाल हवेली उजड़ गई है, 5 शुहदा की तस्वीरें लगी हैं। और खुदा न खास्ता अगर आप ये कहें, मैं ये समझता हूं जो शख्स सिक्योरिटी के लिए अपनी हिफाजत करता है ये उसका हक है। तो कराची में जो लोग सड़कों पे मारे जा रहे हैं उनका क्या हक है? मुझे नहीं पता कौन मार रहा है उनको, इसी मुल्क के वो शहरी हैं और इसी स्टेट का फर्ज है उनको तहफ्फुज देना। देखें, इसलिए जरूरी है कि एमक्यूएम को, दीनी फोर्सेस को, पख्तून भाइयों को, इन सब लोगों को ऑन बोर्ड किया जाए। कौन करेगा? 5 साल इक़्तिदार में थे, वो ऑन बोर्ड नहीं हुए तो कोई और तो आगे नहीं कर सकता। मैंने तो नहीं करता ना, जो हुकूमत में किसने करना? हुकूमत में तो वो खुद थे, 5 साल नहीं हुए। 5 साल थे, चोर थे, वो तो डाकू थे। अरे भाई वो खुद सारे इक़्तिदार में, वो तो लुटेरे थे। देखे ना, एमक्यूएम क्यों अभी फैसला नहीं कर सकी अवामी का? एक अवामी पार्टी थी, क्योंकि वो इक़्तिदार से चिपकी रहती है, चिपकी हुई है। इसलिए जो उनकी लुक है, जो उनकी कुर्बानी है, उनकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है माशरे में। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी एएनपी इत्तेहादी थे 5 साल कराची में, ठीक बात। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ किलिंग इन 5 साल में, लार्जेस्ट नंबर ऑफ किलिंग। इसमें क्या इख्तिलाफ? तो फिर उन ऑन बोर्ड करके सुकून कौन लाएगा? कोई और तो नहीं ला सकता। जो मर्जी कर लें, जब तक पठान का होटल और पान की दुकान, पानवाड़ी की दुकान ये महफूज नहीं होगी, पुल के उस तरफ और मसला है। देखे ना, अपना बेटा रोए तो हमारा जो है वो दिल रोता है। अपना बेटा रोए तो हमारे दिल में दर्द होता है, चीखते हैं। गरीब का बेटा रोए तो हमारे सर में दर्द होती है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस सोसाइटी। यही तो मैं कहता हूं, अपना बेटा रोए तो दिल में दर्द होता है, गरीब का बेटा रोए तो सर में। ये सारे जो गुरबा मारे गए हैं, जितने ये गुरबा, ये तामी, जिन बेचारों के गरीब एक एक घर में 4-4 भाई मारे गए हैं, आज तक किसी केस का 42 मुकदमे हाई प्रोफाइल के हैं, 40 मुलजम छूट चुके हैं। आप एलीट को महफूज बनाएंगे तो यही होगा। 32,000 कराची की पुलिस में से 11,000 जो है वो आपके वीआईपी ड्यूटीज पे लगे हुए, 20,000 2 करोड़ की आबादी को संभाल रहा है। तो फिर लोग मरेंगे नहीं तो लोग तो अब खुद ही संभालते हैं अपने आप को। तो फिर क्या करें बेचारे? देखें ना, लोग तो मजबूर हैं खुद संभालने को। क्या को कराची में निहारी वाला छोड़े, पिंडी बाबड़ा बाजार में निहारी वाला 30 बोर का पिस्तौल, हलीम वाले की रेडी का दराज देखें, उसमें 9 mm का पिस्तौल पड़ा है। सुबह सुबह निहारी लेने जाओ, आप लोगों की शेख साहब गन देखता बंदा। शेख साहब वैसे माजरत के साथ आप लोगों की सियासत आज तक मुझे समझ नहीं आई। आप लोगों की सियासत ये होनी चाहिए थी कि लोग जो एक मर जाए पिंडी में, उसके लिए पूरी कौम इकट्ठी हो। हम उसके लिए इकट्ठा नहीं है। जिस कौम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्राउड एंड ए नेशन। कौम और हजूम में बड़ा फर्क है।
देखें, ये जालिम संसार जमाना है, यहां लाश पड़ी होती है। इस मुल्क का ऐसा कानून और माहौल है, लाश पड़ी होती है, लोग पास से गुजर जाते हैं। मैंने जीटी रोड पे लोगों को देखा है, ट्रैफिक गुजरता है, कोई मेरे बात पे यकीन करेगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं मरी के रास्ते से एक दफा आ रहा था और एक बच्चे को मार के गाड़ी गई हुई थी और बच्चा दम तोड़ रहा था, और मैंने उस बच्चे को उठाया, लाया। जितनी बड़ी मुझे सजा भुगतनी पड़ी अगर शेख रशीद को, मैंने कहा हाँ भाई ये ऐसे हुआ, वो शुक्र है वो बंदे ही बड़े सियालकोट के कोई शरीफ से थे, उन्होंने कहा जी आप हमारा बच्चा बाहर निकला हुआ था और ऐसा हो गया। ये माशरे की भी तो बात करें ना। अच्छा शेख रशीद साहब, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी बात कर लें। जरदारी साहब ने कहा था कि बिल्ला दूध पी जाएगा, वो बिल्ला दूध पीने के लिए क्या अभी भी कोई तैयार बैठा हुआ है? देखिए, बिल्ले का अगर बिल्ला फौज है तो फिर ये सारी बिल्लियां हैं। डायरेक्ट इशारा उधर। अगर बिल्ला फौज है तो ये सारी बिल्लियां हैं, और ये बिल्लियां पता है कि बिल्ला गुराएगा ही तो काफी होगा। अगर बिल्ला फौज है इनके केस में, ये चोर हैं, ये बेईमान है, दे आर करप्ट। आप समझ सकते हैं कि इस मुल्क में, आज मैं गया पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग थी, मैं आधा घंटा बैठ के आया, कोई बंदा नहीं था वहां पे। वो कहते हैं जी 2 बजे मीटिंग होगी। मैं कहा मुझे क्यों नहीं बताया आपने? मैं मेंबर, मेरे शहर को सजा इसलिए मिल रही है कि शेख रशीद को उन्होंने वोट दिए। मैं सारे चोरों को, सारे लटेरों और डाकुओं को, अगर मैंने भी बेनकाब ना कि बेशक मेरी सियासत रहे ना रहे, यह है कि कहते हैं साफियों को अंदर से टिकर नहीं मिलेंगे पब्लिक अकाउंट के, मैं दूंगा अंदर से, क्या बाहर आके दूंगा? डर है किसी का? मैं आके दूंगा कि ये महकमा चोर है। ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं समझते हैं कि बिल्ले का खतरा है। डिपेंड करता है, देखो ना, बिल्ला तरह तरह, अगर ये बिल्ला फौज है वो दीवार टाप के भी आ सकता है, और उसके लिए माहौल ना बनाए। क्या हुकूमत वो काम कर रही है जिससे बिल्ले को रोका? डिपेंड करता है। अगर 2014 में इनको डॉलर मिल गए, अगर इनको 10-15 बिलियन डॉलर की जो जरूरत है अगर इनको मिल गया, और इन्होंने इकॉनमी, इस सारी टीम को बदले नवाज शरीफ साहब, ये टीम उसके मसले नहीं हल कर सकती। ये 25 साल थकी हुई टीम है। डॉलर कौन देगा? कौन दे सकता है? अमेरिका दे सकता है, सऊदी दे सकते हैं। अगर उन्होंने दिए, अभी तक तो नहीं दिए। अभी तक तो IMF के शराइत हैं जिससे गरीब की एक एक रग कट रही है। शाह रग नहीं कटी। अगर शाह रग कट जाती तो कोई दुख ना होता, मिन हैसुल कौम ये इनका करम करा हो जाती। एक एक रग कट रही है, उंगलियों से मार रहे हैं, पांव से मांग रहे हैं। इस मुल्क में पाकिस्तान की इकॉनमी जितना बैंक है, फिर मैं अब आपसे सवाल करता हूं, क्या नवाज शरीफ साहब ने नेशनल बैंक के अंदर हेडक्वार्टर में मीटिंग की है? आप बताएं, ये कानूनी काम है? प्राइम मिनिस्टर है, जहां मर्जी मीटिंग करे, मरी बैठ के करे, लाहौर करे, या नेशनल बैंक के कुर्बान मलिक साहब, कुर्बान जाऊं और पकड़ा ही ना दूं। इट्स इलीगल। प्राइम मिनिस्टर हैज नो राइट टू सिट इन ए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। उनको मजबूर करे कि पैसे जारी करो। अब वहां भी हेड भी लगाना है, जो भी लगाना है। हेड बेशक घर का, अब घर में तो सारे लग गए। नहीं, वो किसी और साहब का नाम आ रहा है, मैं नाम नहीं लेता, बुरा मान जाएंगे। देखें, मैं ऑन एयर ये कहना चाहता हूं नवाज शरीफ साहब को एहतराम के साथ, इट्स इलीगल सर। रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, यू आर सिटिंग इन नेशनल बैंक कराची हेडक्वार्टर इज इलीगल एंड दिस इज नॉट योर जॉब। वहां बैठना इलीगल नहीं है। अगर इलीगल काम का हुक्म जारी करें तो वो इलीगल है, बैठना बुरा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठ सकता है। सर बैठने का मतलब है उनको कहो पैसे सुटो। गलत काम का बोले तो पैसे सुटो, और वो पैसे जो कि दूसरे प्राइवेट बैंकों ने हैंड्स अप कर लिए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री तो कोई कर्जा ही नहीं, पैसे ही नहीं ले रही। आप इस पे आए ना, ये आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उससे जान छुड़ा रहे हैं आप, और आप फौजी महाज की तरफ मुझे लेके जाए। इस तरफ आए, ये 100 अरब रुपया। शेख साहब, आपकी एक्सपर्टीज जिस काम पे है, मैं उस पर ज्यादा सवाल, मेरी हर काम में, आपके काम में इससे ज्यादा है। वो काम छोड़े, मुझे बहुत ज्यादा हो गया। इस मुल्क का मोजजा यही है, जो आदमी जिस शोबे का माहिर होता है ना, उस पर बात नहीं करता। वो कहते हैं मेरी जिंदड़ी अलील थी गई है। मैं ब्रेक ले लूं? 2 ले लें आप ब्रेक। जिंदगी मेरी तो अलील नहीं थी, तो मैं उसके बाद भी बात करता हूं, उसके ऊपर भी ब्रेक ले लीजिए।
वेलकम बैक। शेख रशीद अहमद हमारे साथ हैं। हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मामला डिस्कस किया, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि सज़ा हो या ना हो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। वज़ीरिस्तान की सूरत हाल डिस्कस की, जहाँ वो कहते हैं कि बज़ाहिर फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है कि मामलात को आगे कैसे निपटना है। तीसरा इशू जिसके ऊपर हमने ब्रेक ली वो था पाकिस्तान में गवर्नेंस, इकॉनमी और आम आदमी की सूरत हाल। शेख रशीद अहमद साहब, लोड शेडिंग भी दोबारा हो रही, डॉलर थोड़ा सा डार साहब के डर से नीचे तो आया, लेकिन अभी दोबारा खतरा मौजूद है। आप कहते हैं 14-15 अरब डॉलर चाहिए अगले साल 2014। अमेरिकी फौजों ने निकलना है, इकॉनमी में प्रेशर है, सिक्योरिटी सिचुएशन भी है। क्या काया पलट होगी, क्या होगा? देखें, डार साहब टोटली नाकाम हुए हैं। IMF की हैंडलिंग भी बेहतर हो सकती थी, और अगर ये 6.5 बिलियन की बजाय ये शोभा नहीं है अब डार साहब का। इट्स ए साइंस नाउ। क्या करना चाहिए था? ही शुड बी चेंज। उनके चेंज करने से ठीक हो जाएगा? मेरा ख्याल है कोई अच्छी टीम बनाई जाए। जिस चीज पे सबसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब को तवज्जो देने की जरूरत है, वो उनके पास अब टीम नहीं है। माजरत के साथ मेरा हक नहीं बनता ये बात कहना, क्योंकि आप सारी मुशर्रफ की मुझसे सवाल पूछते रहे। उसकी पार्टी है और उसके 12 वकील हैं कि 10 वकील हैं। आपको उनके साथ प्रोग्राम करना चाहिए। मेरा आधा टाइम उधर लगा दिया आपने, आधा तरीके इंसाफ पे लग जाएगा। और टोटली फेलियर है इस कैबिनेट का, टोटली फेलियर है ये कैबिनेट। जो कैबिनेट असेंबली के सवालों के जवाब देने की अहलियत नहीं रखती, वो कौम के मसाइल हल करने का इदराक ही नहीं रखती। मैं फिर दोहराता हूं, जो कौमी असेंबली के सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है, वो मसाइल के हल के लिए मौजूद हैं। जी, मुझे यकीन है कि ये जो नए दौर में अब तब्दीली करेंगे महीने 15, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत शुरू होगी जी कल परसों से। इससे पहले उनका टेलर चल रहा था। इसमें ये सुरखरू भी हो सकते हैं और इसमें फंस भी सकते हैं। जनवरी या 2014 ये मसले हल कर सकते हैं या मसले इनको हल कर देंगे। देयर इज ए चांसेस कि वो कहें कि नहीं यार, वी हैव टू वर्क विद न्यू टीम, और वो मसाइल का हल तलाश करें, या मसाइल उनका हल तलाश करें। आप कहते हैं जनवरी 2014 से नवाज शरीफ की हुकूमत। मैं तो बहुत आज नहीं कह रहा ये नदीम साहब, मैं तो अरसे से कह रहा हूं, क्योंकि वो लोगों को कहते थे, बल्कि बाज़ का कैबिनेट में आके पूछते थे कि भाई चीफ मीन चौधरी इफ्तिखार कहीं और तरफ ना ले जाए, वो कदों जा रहा है भाई? उन्होंने कहा जी स्पीकर ऑन है। दोनों चीफ का ही पूछते होंगे। अच्छा, ये तो खैर आप ही कह सकते हैं। दोनों चीफ बदल गए अब। दूसरे चीफ का तो पता ही था कि उसने कब बदलना है, इसका भी पता था। हाँ, इसका तो ज्यादा पता था। बट दोनों चीफ चले गए। अब आप कहते हैं जनवरी 2014 से नवाज शरीफ की असल हुकूमत स्टार्ट होगी। असल हुकूमत में नवाज शरीफ क्या? असल हुकूमत में डार साहब कह रहे हैं मैं 98 रुपए का, और पता नहीं ये आपने जो ट्विटर रखे हुए सब लोग मुझे चैलेंज कर रहे हैं, ये मसनूई नसबंदी कर रहे हैं डॉलर की। मसनूई नसबंदी से डॉलर नहीं रुक सकता। इन्वेस्टर लाओ डार साहब। अगर वो 98 पे लिया है डार साहब, फिर तो कमाल की भी टांग टूट जाएगी। देखिए, आप वो कहें, आप वो मुझे बार बार वो मेरे सुनाने के लिए बार बार टीवी पे कह रहे हैं कि डॉलर कैश करा लो, डॉलर वो आता है ना रखे हुए आपने? सर, मैंने तो रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं रहता ही लाल हवेली में हूँ। अच्छा। जहां सुबह चाहिए हो तो मिल जाते हैं। अच्छा। मैं तो ऐसी जगह रहता ही नहीं, बाहर जाना हो तो नीचे से आवाज दे गए ननकारी बाजार से बंदा, वो जैसे मंजी पीढ़ी ठोकने वाले हमारे महलों में नहीं, मंजी पीढ़ी ठुका लो, मंजी ये आला डार साहब का डॉलर कैश करा लो। ओ बाबा, इस तरह होते हैं। व्हाट इज द इकोनॉमी? जो कॉमन सेंस की इकोनॉमी है, मैं चीख रहा हूं, 12 चीजें गरीब आदमी को चाहिए जिस पे आप टैक्स वसूल करें। वो क्या? मैं नॉर्मल बात है, दूध है, चीनी है, पत्ती है, ऑडिबल ऑयल है, आटा है, ये क्या है? 5-5 रुपए चोर बाजारी है एक एक बोरी पे। क्या किसी को एहसास नहीं? इतनी बड़ी मिस मैनेजमेंट है कि गंदम का भाव देखें कितनी है, सरकारी भाव गंदम का देख लें, और तोड़ा 20 किलो का देख लें कितने का है, कितना मार्जिन है। ऑडिबल ऑयल सारी दुनिया में 50, हमें लगा दिए जनाब उम्रे का टिकट जी। वो बस करो यार, खुदा के बंदो, ये 10 रुपए घी का डिब्बा ही कम कर दो। ये भी ये फैसला हो। देखो ना, हमने भी क्या ड्रामा रचाया हुआ मुल्क में। अल्लाह मियां ये काम कर दे, 20 नफल पढ़ूंगा, यानी वहां भी हम चूना लगा रहे हैं, वहां भी हम बिजनेस कर। यार तू वैसे ही 20 नफल पढ़ दे अल्लाह की राह में, तू एहसान तो नहीं करने जा रहा। हमारे माशरे में कंसेप्ट जो है प्रॉफिट का, वो टोटली डिफरेंट। उस कंसेप्ट में गरीब आदमी को तो ट्रक की बत्ती के 12 चीजें चाहिए जिस पे ये टैक्स ले रहे हैं। सिर्फ 12 चीजें कॉमन आदमी टैक्स लें किससे जी? टैक्स देता कोई नहीं। किससे टैक्स लें? आप देते हैं? हम दे रहे हैं। आप देते हैं? ऑफ कोर्स देते हैं, अल्लाह के बाद। देखें ना, दूध पे जो आम आदमी जाता है वो टैक्स नहीं दे रहा जी। जो आदमी मैदा लेने जा रहा है वो टैक्स नहीं दे रहा। जो आदमी, क्या सरमायादार अपनी जेब से दे रहा है जी? डब्बे वाले दूध पे टैक्स है, खुले पे जाहिर है। मैं आप डब्बे वाला लेते हैं, मैं अब
अब पढ़ाई से मैं दूर बड़ा रहने हो के गया लिए हूँ। किसी जमाने में मैं मैट्रिक में था तो इस किस्म की आपकी टिपें मेरे काम आ सकती थी। बाद में मैंने एमए भी किया, लॉ भी किया, जैसे भी किया धक्के से किया, तो उस वक्त ये टिपें मेरे काम आती थी। इस मुल्क में सारा पेट्रोल पे जो गवर्नमेंट चल रही है, ये टैक्स कौन दे रहा है जी? ये जो सारी इन्होंने गैस को इन्होंने कोर्टों को करके, जब चूल्हा नहीं बन रहा किसी को, लकड़ी का, मैं इस लेवल पे, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, लकड़ी का भाव आपको अगर कहूंगा कि 400 मानना, तो आप कहेंगे यार ये क्या झूठ बोल रहा है। असल मसला ये है कि गरीब को सिर्फ खाने का सामान चाहिए। और शेख साहब, लेकिन एक सवाल का जवाब जो बहुत लोगों के पास नहीं होता वो ये है कि लकड़ी जलाने को नहीं है, गैस हमारे पास देने को नहीं है, तो करें क्या? रोजगार देने को नहीं है, तो आप क्या करने आए हो यहाँ पे? वहीं ठीक थे आप। किसको दे दें? आम आदमी को नहीं, पॉलिसी दे। कादरी साहब को बुला के दे दें। मैं ये नहीं कहता, ये सारे लोग खुद मर जाएंगे मेरे समेत। ये मेरा टॉक शो कोई नहीं देखेगा। अभी देख रहे हैं लोग, इसलिए कोई हल बताएं। देखो मैं हल बता रहा हूं, कुछ दें। देखिए ना, आपने एक स्कीम दी है, अब उसमें प्राइवेट बैंक तो भाग गए, नेशनल बैंक को आपने दबोच लिया वहां मरकज में जाके। आज आपने गारंटर भी कह दिया, बाप भी बेटे का गारंटर हो सकता है और वो कई गारंटियां दे सकता है। जो मेरे साथ पुत्र हैं, मैं 97 तो पहले कर्जा दिलावा ना, तो जमा करावा 12% और किस्त अदा करूं 8% में। सर जी पॉलिसी दें, इन्वेस्टमेंट लाएं, फॉर गॉड से लोकल इन्वेस्टर्स को लाएं। और ये जो बेचने बचाने का आप करने जा रहे हैं, ये 8-10 ही चेहरे हैं, 100 चेहरे हैं जिस मुल्क में, हंड्रेड्स रिच पीपल ऑफ दिस कंट्री। वो रिच तब बने हैं, उनकी 100 आदमियों की तय में जाओ जब एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने चूना लगाया। जब गलियों मोहल्लों में आपके बम धमाके हो रहे हो तो आपका फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, आपकी क्रिकेट टीम खेलने आती कोई नहीं। देखिए, अब आपने उनकी हिमायत करनी है तो किसी तरह मर्जी कर लें। क्या श्रीलंका में धमाके, प्रबोधना, क्या नाम था उसका, प्रबोधना, श्रीलंकन टीम ही यहाँ से वापस गई थी आखिरी दफा, बस उन्हीं पे आए। अटैक हुआ था। श्रीलंकन टीम के जो एसपी सोए हुए थे फैमिलियों के साथ मोबाइल फोन में, उनको आपने चार्ज किया क्योंकि आपके अजीज थे, आपके जानने वाले थे, सारों आपके ब्लू आइड थे। अभी मुहर्रम में क्या हुआ? मुहर्रम में क्या हुआ, किसकी ड्यूटी पे था? इसके लिए जिगरा चाहिए। कलेजा फटता है तो न्याज बढ़ती है। जो भी थे 3-4, मुझे पता कि सबको पता कि जब न्याज तब बढ़ती है जब कलेजा फटता है। कलेजा फटता है तो न्याज बढ़ती है। एक आदमी को, पुलिस वाले को सजा नहीं होगी, ना पिंडी में हुई, ना होगी, ना श्रीलंका में होगी। पुलिस वाले तो बेचारे अब वैसे ही मर रहे हैं। पुलिस की तरफ देख कौन रहा है? सिपाही जो ड्यूटी पे खड़ा होता है वही और मर जाता है। सिपाही तो बेचारा, देखे ना, जो हमला हुआ है तो सारे लाल हवेली में राइफलें छोड़ के चले गए। उनकी मट्टी तो मरम पट्टी लाल हवेली में हुई। किस पुलिस की बात? देखें, पुलिस का जो मोरल होता है, इसकी अगर बेस में जाएंगे तो सारा प्रोग्राम यही खर्च हो जाएगा। 20-25 साल पहले जो एएसआई भर्ती हुए वो आज डीएसपी और एसपी बन गए। उसके लिए कोई नहीं देखा गया कि इसने क्वालिफिकेशन का इम्तहान दिया, इसने दौड़ लगाई है, इसने छाती मापी है। वो एमएनए एमपीए के, जिनमें हम भी शामिल थे, हमारे भर्ती कराए हुए। शेख साहब 2 मिनट है आखिरी, थोड़ा सा हाल भी चाहिए। बहुत सारी हमने बुराइयां करनी लोगों की। ये बताएं कि नवाज शरीफ हुकूमत क्या मामला को संभाल पा रही? अगर नहीं पा रही तो क्या करें? देखें, मैंने आपसे अर्ज किया कि नवाज शरीफ साहब के लिए ये साल अहम है, 2014। देखें, उसके लिए गवर्नेंस को ठीक करें, जो लोग डिजर्विंग हैं उनको ऊपर लाएं। नंबर 3, जो सबसे जरूरी चीज है, जिसके लिए इन्होंने 500 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा दिया है, उसके बगैर आप क्या देखें ना, एक बड़ी अच्छी बात हुई है जीएसटी प्लस, राइट? आप कहते हैं कि ये अप्रिशिएट भी करे। गो के वो बाहर का बंदा है, ग्लासको वाला लेके आया, वो क्रेडिट दे रहा है, मैंने टीवी पे देख रहा, उसने कहा मैं काम कीता हैगा ते मेरे यूरोपीय यूनियन के मेंबर ने कीता हैगा। तो मैं क्या, ये क्या कर रहे थे, मुंह लटकाए हुए बाकी दूसरे। अगर एक ग्लासको से आ गए जीएसटी प्लस, तो उसके इफेक्ट्स देखें। उसको बिजली प्रोवाइड करनी है, उसको गैस प्रोवाइड करनी है, जो इंडस्ट्री सिक हो गई हैं उसको नई शक्ल देनी है, उनको रिहेबिलिटेट करना है, पाकिस्तान में अमन होगा 2014 है जी। अमन होगा पाकिस्तान में 2014 में। कराची में टारगेट किलिंग रुकेगी, बम धमाके खत्म होंगे। देखिए, 2014 फैसला कौन साल होगा, या नवाज शरीफ छा जाएंगे या नवाज शरीफ साहब घर जाएंगे। पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद है। अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि मेक और ब्रेक फॉर पाकिस्तान है। वो तो अब कह रहे हैं, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं ये बात। तो पाकिस्तान को तो हमने बनाना है, दुआ करें कि वो बना दें, दुआ करें। वो क्यों, हम सब मिलकर बनाएंगे। क्या करें उसके लिए? देखो, मैंने तो आपको बताया, इतनी बड़ी बात की है, इस मुल्क का आपको फलसफा बताया कि अपना बेटा रोता है तो दिल को दर्द होती है, गरीब का बेटा रोता है तो सर को दर्द होती है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये भी मेरा बेटा है,
इसकी भी मेरे दिल में दर्द पैदा हो जाए, अपने खानदान के लिए नहीं। अगर हमने इस मुल्क के माशरे को, खानदान को, सबको अपना बेटा समझ लिया, विल बी ऑन विक्ट्री। पाकिस्तान के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को अजीज कर लें तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान अपना भी तहफ़्फ़ुज़ कर लें तो बड़ी बात है। मुझे तो डर है कहीं इनका तहफ़्फ़ुज़ ही क्वेश्चन मार्क ना हो। लेकिन मैसेज तो यही है ना फिर 2014 का, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को मैंने आपको इतनी बड़ी बात कह दी है जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी कि 2014 दुआ करें कि ये लोग मसाइल को हल कर लें, वरना मसाइल इनको हल कर देंगे। शेख रशीद अहमद सरबराह अवामी मुस्लिम लीग, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। आज से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।